वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो ब्रिटिशकालीन आर्थिक नीति और एवं जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को देखेंगे। ये आज जो है वो आपका पार्ट थर्ड हो जाएगा डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी मेरी जो है गर्ल जो सब्सक्राइबर ने मेरे को थैंक यू बोला, तो मैं भी उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ आपके देखने की वजह से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाती हूँ। अगर आप इसी तरफ से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे तो मैं बहुत ही आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। और आपको जो है वो दिल से बहुत-बहुत थैंक यू डियर। आपने मुझे कमेंट किया और थैंक्स बोला, और मेरी तरफ से भी मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल्स, ठीक है? थैंक्स। चलिए देखते हैं बचे हुए प्रश्नों को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 88 नंबर प्रश्नों तक देखे थे, और मैं यहाँ पे 89 नंबर प्रश्नों से देखने वाली हूँ। यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत की पहली जो है वो रेलवे लाइन किन जो है वो स्थानों के बीच और कब चली थी। तो ये आपका बम्बई और थाने के बीच 1853 के बीच चली थी। तो ये स्पेशली सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत में प्रथम रेल जो है वो लाइन कहाँ का निर्माण हुआ था। तो बम्बई और थाने के बीच हुआ था। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे जो है मार्ग का निर्माण हुआ था। तो ये जो है वो कलकत्ता और रानीगंज के बीच हुआ था। ये जो है कलकत्ता, जब आप अगर बिहार से आएंगे तो पहले रानीगंज मिलेगा, फिर आपका जो है कोलकाता मिलेगा। तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जब रेल मार्ग पहली बार संचालित हुए तो उसके जो है प्रमुख उद्देश्य थे, तो कृषि वाले जो है वो क्षेत्रों को रोजगार से जोड़ना। ये स्पेशली जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल के आपका अकॉर्डिंग, तो भारत में रेलवे की स्थापना मुख्य जो है वो उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के जो हितों की रक्षा करना था, और भारत में रेलवे का विकास है मुख्यतः जो है कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, तथा जो है वो भारत की आपका जो है भीतरी भागों में कच्चा माल और जो है वो बंदरगाहों तक, तथा जो है ब्रिटिश माल को भारत से जो है वो भारत के भीतरी भागों तक पहुंचाने का था रेल मार्ग का। रेल मार्ग का विकास जो है ब्रिटिश वाणिज्यिक और सामरिक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर के किया गया। जीबी जो है वो जोशी का कहना था कि रेलवे जो है दरअसल ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत की तरफ से आपका दी जाने वाली सहायता थी। ब्रिटिश जो है वो पूंजी निवेश को 15% की जो है वो गारंटीड ब्याज पर आमंत्रित आपका नहीं किया गया था, बल्कि निवेशकों को उनकी जो पूंजी पर 5% की वापसी की गारंटी दी गई थी। चलिए आगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में नहीं थी। तो भारत में रेलवे की जो है वो स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की रक्षा सेवा करना था। तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि 15% के गारंटीड जो है वो ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया। तो अभी देखा था 5% था, तो ये गलत हो जाएगा। जो आपका जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से दे आपका होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे निर्माण कार्य से परिस्थितियाँ को असामान्य आपका कर दिया, बिल्कुल सही है। रेलवे के जो है वो आपका रेलवे के निर्माण को किस प्रकार आपका नियोजित किया गया कि यह आंतरिक बाजारों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इससे जो आंतरिक बाजार नगरों के बीच जो अत्यंत जो अंततः आपका संबंध मुहैया नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है बी सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख सकते हैं। यहाँ पे है कि रेलवे को राजकीय नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने की थी। तो आपका विलियम एकवर्थ ने किया था। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 1919 के जो है वो स्पीक के सुधारों के लागू होने के बाद सर जो विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक जो है समिति नियुक्त हुई, और जिसकी जो है वो कार्य रेलवे की कार्यवाही की जांच करना और उसके अतिरिक्त विकास के लिए एक उपयुक्त जो है वो नीति की सिफारिश करना था। और इस समिति ने रेलवे के सरकारी प्रबंध और सरकारी एजेंसी द्वारा नई जो है लाइनों के निर्माण के पक्ष में अपनी जो है संस्तुति की है। एक वर्ष की जो अध्यक्षता में गठित है जो कमेटी की संस्तुति पर रेलवे को जो है 1924 में सामान्य जो है वो बजट से अलग कर दिया गया था। और एक बात बोलना है मुझे, आप जो है वो मेरे जो मेल सब्सक्राइबर प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा कि मैम जो है वो सिर्फ सपोर्ट करती है वॉइस को,
गर्ल को ही, बट मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि हम दोनों जो है वो इंडिया के ग्रोथ में अपना ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप लोग को भी थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि जब मैं आपका वीकली जब अपडेट आता है यूट्यूब का, तो उसमें दिखाते हैं कि बहुत सारे जो है वो मेल सब्सक्राइबर भी मेरे चैनल को बहुत शेयर करते हैं। तो थैंक्स फॉर द शेयरिंग डियर। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश जो है वो कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पहला कथन है कि भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश पर 5% का प्रतिलाभ प्रतिभूत किया गया था, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि रेलवे का प्रबंधन जो है वो आपका मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाना था, सेकंड सही है। अवधि भाड़े की कोई जो पद्धति नहीं थी, तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। फोर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है वो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही नहीं है, थर्ड भी सही नहीं है, ठीक है। यानी जो है वो सत्य है 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कंपनी को जो है वो सरकार से भूमि निःशुल्क मिलनी थी, तो ये सही हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे जो है 2 और 3 जो है वो असत्य हो जाएंगे, यानी आपका सही कथन हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमसे असत्य कथन पूछा था, इसीलिए जो है वो 2 एंड 3 जो है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी असत्य है। डिटेल से देख सकते हैं डियर यहाँ पे। ब्रिटिश कालीन जो है वह भारत में रेलवे का विकास मुख्यतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक हितों की जो पूर्ति के लिए किया गया था। इसके निर्माण से संबंधित आपका मुख्य जो है वो कुछ जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य है, देख सकते हैं। प्राइवेट जो कंपनियों द्वारा रेल जो लाइनें आपका बिछाने एवं जो है उन्हें चलाने का कार्य किया जाना था, अतः जो है रेलवे प्रबंधन मुख्यतः जो है वो कंपनियों द्वारा आपका किया जाना था। सरकार ने ज़मानत दी कि आपको कंपनियों को उनकी जो है वो पूँजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा कंपनियों को भूमि निःशुल्क दी जानी चाहिए थी। अधिमानी जो है वो आपका माल भाड़े की पद्धति थी और ये रेल जो है लाइनें मुख्यतः जो है भारत के अंदरूनी भागों में स्थित जो है कच्चे माल पैदा करने वाली कृषि क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। ये सब देख सकते हैं। अगला देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंद स्वराज में जो है वो महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं क्योंकि आपका रेलवे प्लेग से कीटाणुओं का वाहक है, अकाल की बारंबारता का साधन है, बिल्कुल सही है। समाज में जो है वो वर्गभेद उत्पन्न करने के लिए जो है उत्तरदायी है, दुर्घटना जो है प्रवण है, तो ये जो है वो नहीं रीजन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर 1 2 एंड 3 जो है वो सही हो जाएगा। एनडीए के जो है वो आपका 2010 में पूछे गए थे, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में आपका गुजराती भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक में गांधी जी जो है वो आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार रेलवे डॉक्टर वकील भारत की जो गरीबी के कारण है। उन्होंने कहा कि आपका रेलवे ने ब्रिटिशों को भारत पर नियंत्रण करने में सुविधा प्रदान की और अकाल प्लेग और जो है वो वर्ग विभेद आदि जो है वो समस्याओं का कारण है। भारत ने जो है वो भारत में रेलवे ने जो है भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाया है और इस तर्क को जो है वो गांधी जी ने नकार दिया तथा जो है वो कहा कि ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व भी भारत एक राष्ट्र था। रेलवे की जो है वो उपयोगिता के बारे में बाल गंगाधर ने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेल की कोई जो उपयोगिता नहीं है और ये दूसरों की जो पत्नी को अलंकृत करने जैसे पत्नी आपकी नहीं है, लेकिन आप जो है वो दूसरे की पत्नी को पूरे जो है वो ऑर्नामेंट गिफ्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटिश जो है भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने जो है वो कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है या दूसरों की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो देखिए यूपीपीसीएस का जो है क्वेश्चन, तो ये स्पेशली जो है वो डी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी का ये वक्तव्य रहा है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे विविध जो है वो आर्थिक समस्या एवं प्रभाव को देखेंगे। कौन सी वस्तु का उत्पादन जो अंग्रेजी काल में आपका जो है वो होता था, तो नहीं होता था। चाय, अफ़ीम, कॉफ़ी और शोरा के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिटेल से कंफर्म हो लेंगे क्योंकि स्टार मार्क चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे अफ़ीम जो है वो शासन
ब्रिटिश जो है वो शासनकाल में अंग्रेज़ों की नीति में ग्रामीण इलाकों को राजस्व प्राप्ति साधन के साथ-साथ आपका यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सभी फसलों के उत्पादन के लिए जो कृषि का वाणिज्यीकरण करना भी शामिल था। 18वीं सदी के जो है अंत तक कंपनी ने आपका जिन फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनमें नील आपका था, कच्चा रेशम था, कपास थी, अफ़ीम थी और आपका चाय, कॉफ़ी था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है वो आपका अफ़ीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, जबकि मुगल काल में निर्यात की जो मुख्य वस्तुओं को शोरा भी शामिल था, जिसका उत्पादन जो है वो उत्पादन ब्रिटिश काल तक होता था। यह जो है वो उनकी व्यापार की मुख्य वस्तुओं में शामिल था। उपरोक्त चारों सही था, इसलिए जो है वो आपका कोई गलत था ही नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर बीपीएससी रहता, झारखंड पीसीएस ये देता वो, ठीक है? तो बीपीएससी तो है दी है। यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन-सा जो है क्षेत्र अफ़ीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये बिहार था, हमारा प्यारा बिहार। एक बात बताना भूल ही गई, जब से हमारे सपोर्ट किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, हमारी बिहारियों की जो इज़्ज़त बढ़ गई है, इसलिए प्लीज़ आप बिहारी को लाइटली मत लीजिएगा और आप ये मत सोचिएगा कि मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं फुल्ली फुल्ली जो बिहारी हूँ। ठीक है, चलिए। रहती कहीं और हूँ। चलिए यहाँ देख सकते हैं 18वीं जो शताब्दी के बाद आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है वो बंगाल से निर्यातित ताप का प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? तो ये स्टेपल जो है कमोडिटी क्या थे? तो स्पेशली आपका जो है कपास, रेशम, सोरा, अफ़ीम हो जाएगा। तो स्पेशली टी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें 18वीं जो है वो सदी में बंगाल में निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ जो है वो मुख्यतः आपका कच्चा रेशम और रेशमी और सूती वस्त्र, कपास, चीनी, उसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं कि नील, शोरा, अफ़ीम और नमक होती थी। 1970 ईस्वी में एक अंग्रेज़ी यात्री डोव डोव ने लिखा है कि चीनी, रेशम और यहाँ पे सोरा के निर्यात से बंगाल को प्रभुत्व मात्रा में सोना-चांदी मिलता था। व्यापार जो है वो संतुलन बंगाल के पक्ष में होने के कारण 1700 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने यह नियम बना दिया था कि कोई अंग्रेज़ 1701 ईस्वी के बाद जो है वो बंगाल के आपका बने रेशमी वस्त्रों का उपयोग नहीं करेगा तथा जो है वो 1765 में रेशमी वस्त्रों पर 45% आयात कर लगाया गया। यूरोपीय देशों में भारतीय मसालों की अत्यधिक माँग थी अतः जो है वो प्रारंभ में सभी जो है वो यूरोपीय आपका कंपनी मसालों के व्यापार की तरफ आपका जो है वो आकर्षित हुई और अधिक मुनाफ़ा प्राप्त किया। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो 9वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में ब्रिटेन को कपास का निर्यात करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है वो आपका बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे जो है महत्वपूर्ण वस्तुएँ क्या थी? तो आपका रसोड़ा था, कच्चा रेशम, चीनी और अफ़ीम हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या डी सही हो जाएगा? अगले प्रश्न में देखेंगे 19वीं शताब्दी में आपका अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु को निर्यात करते थे? तो कपास का, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बंगाल से जो है वो अंग्रेज निर्यात करते थे तो ये सभी का तो चीनी, नमक और रेशम तीनों का तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आरंभ में आपका यूरोपीय आपका व्यापारियों को रुचि किसमें थी? तो मसालों में थी तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो ये स्पेशली जो है वो भारतीय आपका जो है वो कृषि का वाणिज्यीकरण का था, तो सी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय आपका कृषि में वाणिज्यीकरण द्वारा जो है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसके पहले तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। इस समय कुछ आपका विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा न कि आपका ग्रामीण उपयोग के लिए। कृषकों को जबरन आपका ऐसी फसलें उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाने लगा, जिसे जो आसानी से बाजार में बेचा जा सकता था। उन्हें नकदी जो है वो फसल की संज्ञा दी गई। मूँगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तम्बाकू, मसालों जैसी जो वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया तथा जो है बागान उद्योगों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर और नील में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। कृषि के जो वाणिज्यीकरण का लाभ बिचौलियों को ही आपका हुआ एवं कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ।
यहाँ देख सकते हैं, बताना है कि भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। सी सही हो जाएगा। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत आपको 1906 में जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो टू ने किया था। भारतीय जो है वो कृषि एवं जो है पशुपालन के विकास हेतु जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, जो बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा के नाम में सामने आया था। बिहार का लॉर्ड रिपन को स्थायी सुशासन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, शब्द इम्पीरियल आपका जो है प्रेफ़रेंस का प्रयोग आपका किया जाता है, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई आपका ब्रिटिश विशेष रियायतों के लिए, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में शब्द इम्पीरियल प्रेफ़रेंस का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया गया। ब्रिटिश व्यापारी जो है वो नीति प्रमुखता आपका भारतीय संपदा का रोपण करना और ब्रिटेन को जो है वो लाभ पहुँचाने की थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर जो है वो पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, तो स्पेशली ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी देशों की तकनीकी और सामाजिक, आर्थिक और जो संस्कृति की स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात जो है वस्त्र उद्योगों के मशीनीकरण के साथ प्रारंभ हुआ। रोजगार, निवेश की गई आपका पूंजी और उत्पादित माल का मूल्य आदि की दृष्टि से वस्त्र उद्योग ही आपका औद्योगिक क्रांति का सबसे जो प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग में ही जो है वो सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का प्रयोग हुआ। तकनीकों के इस जो विकास के कारण भारत में बहुतायत में आपको सस्ती मशीन निर्मित वस्तुओं से बाजार पट गया, जिससे आपका भारतीय दस्तकारी उद्योग पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि वे जो है बंदी के कगार पर आपका पहुंच गए। अगला देख सकते हैं, ब्रिटिश जो है वो शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, तो स्पेशली जो है वो डी राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान आपका भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास न होने का कारण धनिक वर्ग पूंजीपति द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह देना था। क्योंकि ब्रिटिश जो है औद्योगिक आपका क्रांति में मुकाबला करने में आपका या सक्षम न थे। साथ ही वे आपका साथ ही वे भूमि में आपका निवेश सुरक्षित और अधिक लाभदायक मानते थे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में है कि भारत में आधुनिक आपका उद्योग में पहली बार भारी जो बढ़ोतरी 1860 के दशक में हुई। यह किसका प्रत्यक्ष परिणाम था? तो आपका अमेरिका के जो है वो गृह युद्ध के कारण आपका यूरोप में मांग उत्पन्न हुई थी, तो बी आपका जो है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग में पहली बार आपका भारी बढ़ोतरी 1860 के दशक में हुई। यह जो है वो अमेरिका के गृह युद्ध के कारण यूरोप में उत्पन्न हुई मांग का प्रत्यक्ष परिणाम था। मांग को पूरा करने के लिए भारत आपका जो है वो सर्वोत्तम विकल्प था। इसी समय भारत में 1854 की आपका बम्बई में कवासी नानाभाई डावर ने आधुनिक कसूती कारखाना आपका जो है स्थापित किया। जूट के आपका जो है वो जूट के रेशे से सामान आपका बनाने के लिए कोलकाता के जो है वो समीप रिशना नामक स्थान पर 1855 में एक जूट जो है वो कारखाना लगाया। 19वीं शताब्दी के जो अंत तक जो है वो सूती वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था। फलतः भारत को आज़ाद होने के समय तक कुल जो है वो 394 आपका सूती वस्त्र मिले थे। अगला है कि भारतवर्ष में जो है वो आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? तो जूट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम जो है वो कपड़ा मिल बम्बई में किस आपका वर्ष को ली गई, तो 1854 में, बी सही हो जाएगा। भारत में जो है प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में बम्बई यानी मुंबई में की गई थी। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि 19वीं जो है शताब्दी में आपका स्पेशली 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा उद्योग जो है वो प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? तो आपका सूती वस्त्र था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला।
अगले प्रश्न में हमको जो है वो कालक्रम अनुसार बताना है। तो भारतीय द्वारा जो है चीनी उद्योग का विकास, रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में जो है स्टील का जो प्रथम उत्पादन और बम्बई में आपका कपड़ा मिल का प्रारंभ होना आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बम्बई में जो है वो प्रथम मिल का प्रारंभ होता है। उसके बाद जो है वो हो जाएगा, फिर जो है वो रिसरा में जूट मिल का प्रारंभ होता है। फिर जो स्टील का प्रथम जो है बार उत्पादन होता है, स्टील का प्रथम बार। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, फिर जो है वो भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास होता है। तो यहाँ पे जो है 4 2 3 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो प्रथम सूती आपका कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कवासी नानाभाई डावर ने आपका द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित किया था। भारत में प्रथम जूट जो है वो कंपनी की स्थापना यानी मिल की स्थापना 1855 में हुई थी। ब्रिटिश उद्यमी आपका जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू वाई सुंबर सेन द्वारा रिसरा यानी जो है रिसरा बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई थी। भारत में प्रथम बार स्टील का उत्पादन जो है वो 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी आईआईएससीओ द्वारा कुल्टी यानी झरिया एवं बांडपुर यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत में पहली जो है वो चीनी मिल 1903 में आपका देवरिया जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में स्थापित की गई थी। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताना है कि बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमौटी जो है वो प्रथा का तात्पर्य था। तो ये स्पेशली जो है वो आपका बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। सी सही हो जाएगा। बिहार उड़ीसा में जो है वो प्रचलित कमी औटी जो प्रथा मुक्ता आपका बंधुआ स्पेशली जो है वो बंधुआ मजदूरी का एक जो है रूप था, जिसे गुजरात में डुबला और बली जबकि जो तमिलनाडु में पटियाल कहा जाता था दैट टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा मुक्ता ददनी प्रथा से संबंधित था। तो वस्त्र उत्पादन से था। स्पेशली ये जो है वो सही हो जाएगा। वस्त्र उत्पादन या टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो मुक्ता ददनी प्रथा से संबंधित था। इसमें जो है वो व्यापारी कारीगरों को अग्रिम राशि दे दिया जाता था और कारीगर आपका हुए समय पर माल देने का जो वादा करता था। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कपड़ा जो है वो वस्त्र उद्योग में यह जो प्रथा उतनी जम गई थी कि कारीगरों को अग्रिम आपका दिए बिना कपड़ा प्राप्त करना मुश्किल था। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 181 का जो है फैक्ट्री एक्ट निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया था। तो किसी भी फैक्ट्री में जो है वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना। तो स्पेशली ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन की आरंभ समय में लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु जो है श्रमिकों को संरक्षण और उसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस अधिनियम के मुख्य जो प्रावधान इस प्रकार थे। यह उन जो है वो कारखानों पर लागू था जहाँ श्रमिकों की संख्या 100 से ज़्यादा थी। इस अधिनियम के तहत जो है वो आपका 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर जो प्रतिबंध था। 7 से 12 आपका वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित थी और 1881 जो इस अधिनियम के तहत प्रतिदिन 1 घंटे का आराम एवं महीने में 4 दिन की जो है वो छुट्टी का प्रावधान था। देख सकते हैं प्रथम जो है वो इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुई थी। तो 1891 में, ये 81 में, 81 में ये सही हो जाएगा। भारत में जो है वो 1891 का कारखाना आपका जो अधिनियम क्या लागू किया गया था। तो ये जो है स्पेशली अंग्रेजी जो है वो उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। दैट इज जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशा में सुधार एवं उसके लिए विधि बनाने की मांग जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में लंकाशायर मैनचेस्टर के जो है वो आपका मैनचेस्टर के कपड़ा कारखानों के मालिकों को के द्वारा आपका उठाई गई थी। यानी जो मैनचेस्टर और लंकाशायर ब्रिटेन का, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि उन्हें जो है डर था कि भारत के जो है अंग्रेज स्पेशली कपड़ा व्यापारी सस्ती मजदूरी यानी श्रम के कारण उनके प्रतिद्वंदी न बन जाए। इस मांग का समर्थन भारतीय श्रमिकों नेताओं ने भी किया। भारत में जो है वो कारखाना अधिनियम 1891 में लागू किए गए थे जो सामान्यतः ब्रिटेन एवं भारत के अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए थे।
यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री जो है कानून लागू करना भारतीय सरकार पर किसके दबाव का परिणाम था? भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय समाजवादियों का, या जो लंका शायर एवं मैनचेस्टर के विनिर्माताओं का? तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप अगला देख सकते हैं, बताना है कि बम्बई मिल जो है वो हैंड्स आपका एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एन.एम. लोखंडे जी थे, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका भारत में मजदूरों के संगठन का प्रारंभ एन.एम. लोखंडे ने किया था। 1890 ईस्वी में लोखंडे ने काम करने की परिस्थितियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बम्बई की जो कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की एक संस्था जो है वो बम्बई मिल आपका हैंड्स एसोसिएशन बनाई थी। यहाँ देख सकते हैं, बताना है कि 1908 में बम्बई में श्रमिक जो है वो संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का एक जो प्रमुख कारण था तिलक की जो गिरफ्तारी थी, तो ये सही हो जाएगा। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जो कारावास की सजा के विरोध में बम्बई के कपड़ा मजदूर संघ ने 6 दिन की व्यापक जो है वो राजनीतिक हड़ताल की थी। यहाँ देख सकते हैं, बंगाल जो है जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली जो है वो हड़ताल व्यापक हड़ताल कब हुई थी? तो यहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है। बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल जुलाई अगस्त 1929 में हुई थी। मजदूरों द्वारा जो है वो आपका प्रदर्शित रूपन का आंशिक जो कारण मजदूरी संगठनों में कम्युनिस्टों का उत्थान था। ये 1929 होता। यहाँ देख सकते हैं, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के जो है वो सदस्य के रूप में किसने अपनी जो रिपोर्ट अलग से आपका प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी थे, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योगों के सदस्य के रूप में मदन मोहन मालवीय ने अपनी रिपोर्ट अलग से आपका प्रस्तुत की थी। 1916 में बने इस आयोग के अध्यक्ष जो है टी.एच. हॉलैंड थे। अगला देख सकते हैं कि प्रथम जो है वो ट्रेड आपका यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 में हुआ था, सी सही हो जाएगा। प्रथम जो है वो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। इसके द्वारा पंजीकृत आपका यूनियनों को हड़ताल करने की मान्यता मिल गई थी, और इसके पहले ये जो नियम नहीं था कि और मजदूरों से बलपूर्वक काम कराया जाता था और पैसा भी जो है वो नहीं दिया जाता था, परंतु इस अधिनियम के तहत भी हड़ताल कर सकते थे 1926 के द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1870 के जो है वो आपका दशक में बम्बई आपका सचिवालय का विकल्प यानी डिजाइन किसने किया था? तो एच सेंट जो है वो क्लेयर आपका विल्किंसन थे, तो ए सही हो जाएगा। तो ए आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। 1870 के आपका दशक में बम्बई जो है सचिवालय का विकल्प आपका एच सेंट क्लेयर जो है वो विल्किंसन ने वेनेशियन आपका गैथोलिक शैली में 1874 में की थी, तैयार की थी। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। कालक्रम बताना, तो सबसे पहले जो है वो आपका कपास भारत में कपास की उत्पादन में वृद्धि हुई थी। उसके बाद जो है वो अमेरिका में आपका गृह युद्ध होता है। फिर जो है वो आपका भारतीय कपास में निर्यात में हाश होते हैं। तो 2, 3, 1 राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी राइट है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि घटनाओं का जो है वो सही कालक्रम इस प्रकार है। भारत में जो है वो कपास उत्पादन में तेजी, अमेरिका में जो है वो आपका युद्ध के चलते ब्रिटेन को कच्चे जो है वो कपास की ज़रूरतों के लिए जो भारत की ओर आपका रुख करना पड़े, जिससे भारत में जो है वो कपास का उत्पादन तेजी से बढ़ा। समय जो है लगभग 1860 के आसपास रही थी। यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिका में जो है वो गृह युद्ध या आपका युद्ध 1861 से 1865 तक चला था। दक्षिणी राज्यों में जो है वो कपास की आपूर्ति आपका रुक जाने के कारण भारत के कपास की भारी मांग हुई। भारतीय जो है कपास के निर्यात में आपका जो है हाथ से गृह युद्ध की, यहाँ देख सकते हैं गृह युद्ध के जो है समाप्त होने और अमेरिका में कपास जो है आपूर्ति बहाल आपका होने के बाद भारत से कपास की मांग में गिरावट आई थी। यहाँ देख सकते हैं, बताना है कि पंजाब में जो है वो भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 को पारित हुआ, तो सी सही हो जाएगा। पंजाब जो भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। कर्जन ने भारत में आने से पूर्व यहाँ आपका भयंकर अकाल पड़ा था, और कर्जन के भारत में आने से पूर्व जिससे यहाँ की जो जनता त्रस्त थी, उसने यह आपका अधिनियम
पारित आपका करा कर के जो है वो किसानों को साहूकारों द्वारा की जाने वाली बेदखली से बचाया। किसानों को आपका कम सूद पर ऋण की आपको सुविधा देने के लिए जो है वो आपका कृषि बैंक और सरकारी जो है समितियों की स्पेशली स्थापना की गई और सिंचाई की व्यवस्था को सुधार करने के लिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में एक आयोग नियुक्त किया। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ है कि बंगाल में जो है अकाल का जो है कारण क्या था, तो सरकार द्वारा वस्तुओं का ना भेजना, तो स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा। बंगाल में जो है अकाल का कारण आपका सरकार द्वारा वस्तुओं का ना भेजना ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के जो है वो दौरान पहला अकाल 1769 से 70 में पड़ा। यह एक जो भयंकर अकाल था जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। कंपनी ने अकाल से आपको पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के बजाय ठीक आपका उल्टा इसे विषय परिस्थितियों में भी लाभ उठाया। बंगाल में अकाल के समय ही आपका 1769 से 70 में चेचक महामारी फैल गई और जिसके कारण अकाल ने भयावह रूप ले लिया। 1866 से 67 तक जो है वो उड़ीसा अकाल अपनी भयावता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। 1866 से 7 जो है वो 18 जो है वो 67 में इस अकाल से जो भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ और इस जो है वो काल का क्षेत्र लगभग जो है वो 1,80,000 मील तक था और इससे जो है प्रभावित होने वाले आबादी जो है वो स्पेशली देख सकते हैं, तो 475 लाख आपका थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल का जो प्रकोप को समुद्र आपका सी ऑफ क्लेमिटी कहते, तो उड़ीसा का था। तो यहाँ देख सकते हैं 1866 से उड़ीसा से 67 का था। डी सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है कि 1769 से 70 में बंगाल का अकाल किसके कारण बदतर हो गया था, तो चेचक महामारी के कारण, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला है कि आपका अंग्रेजी शासनकाल में सबसे भयानक अकाल आपका किस वर्ष पड़ा था, तो 1876 से 78 में पड़ा था, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। 1876 से 78 का अकाल जो है अंग्रेजों के समय का सबसे जो भयंकर अकाल था। इसका अधिकतर प्रभाव आपका मद्रास, बम्बई, मैसूर और पंजाब पर हुआ था। लगभग जो है वो 2,57,000 वर्ग मील का जो है वो क्षेत्र, इसमें आपका 5,80,00,000 जो है लाख लोग बचे हुए थे तथा इसकी चपेट में आ गए थे और अनेक जो है वो ग्राम उजड़ गए थे और आपका जो है वो भूमि का विस्तृत क्षेत्र कृषि रहित हो गया था। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 1943 में जो है वो बंगाल दुर्भिक्ष के कारण जो है वो आपका लाखों लोग मारे गए थे। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि बंगाल जो है वो आपका दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें जो है लाखों लोग दिवंगत हो गए थे, तो 1843 का था। दैट इज बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि 19वीं शताब्दी में भारत के जो है प्रथम अकाल जो है वो अकाल आयोग का जो अध्यक्ष कौन था, तो आपका सर जो है वो स्पेशली रिचर्ड स्ट्रेची था। स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग अगर अच्छा से काम करता तो अकाल ही नहीं आता, इसलिए इन लोगों को ना था ही बोलने का मन करता है। रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देने सकती मैं इनको। कैंपबेल समिति जो 1866 में उड़ीसा जो है वो अकाल के बाद सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक जो समिति नियुक्ति हुई। स्ट्रेची जो आयोग 1878 में आपका वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा लॉर्ड यानी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में आपका आयोग नियुक्त किया गया था, जो कि आपका प्रथम अकाल आयोग था। आयोग ने जो है वो आपका 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी जो है वो आयोग की सिफारिशों पर 1883 में भारतीय जो अकाल संहिता यानी भारतीय दुर्भिक्ष संहिता की रचना की गई थी। लॉयल आयोग 1897 में किया गया और यहाँ पे देख सकते हैं कि वायसराय लॉर्ड जे एलिगन टू ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने प्रथम जो है वो आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का समर्थन किया। मैकडोनाल्ड आपका आयोग 1900 में ईस्वी में आता है और वायसराय जो लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की जो है वो अध्यक्षता में तृतीय अकाल आयोग की स्थापना करता है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो 1880 में
अकाल जो है वो नीति का नियुक्त आयोग की जो है वो अध्यक्षता किसने की थी? तो अकाल नीति का जो है वो आपका रिचर्ड स्ट्रेची था, तो 20 राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका भारतीय दूरवृक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? तो ये स्ट्रेची आयोग था, तो आपका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नों में बताना कौन सा ही नहीं है, तो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 अकाल 60 से 61 में आया था, याद रखिएगा 1860 से 61 में। उड़ीसा, बंगाल और बिहार में कल 1865-66 बिल्कुल सही है। मद्रास और जो है वो मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1878 में आया था और बंगाल में अकाल 1943 में आया था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि 60 से 61 में 1860 से 61 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल आया था और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1865-66 में, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल जो है वो 1876-78 में, 1943 में बंगाल में अकाल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ब्रिटिश भारत में जो है वो ब्रिटिश राज में जो है वो भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में क्या नहीं था? कृषि उद्योगों की जो है वो तेजी वृद्धि का क्षरण बिल्कुल था। यहाँ पे जो है वो भारत में विदेशी पूंजी का लगना ये कारण नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो 20 जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, यहाँ पे सही नहीं है। ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश राज में भारत की जो भयानक गरीबी का कारण जो है वो विदेशी पूंजी निवेश नहीं था, अपितु भयंकर जो है वो अकाल के कारण कृषि उत्पादन की कमी, भूमि कर की जो ऊंची दरें और देशी उद्योगों का जो है वो क्षरण था। औद्योगिक क्रांति के कारण भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और उनकी जो है वो जगह मशीनों ने ले ली, जिसका दबाव कृषि पर पड़ा, जिसके कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। भारत में जो है वो आपको बताना है कि भारत में इंग्लैंड के लिए जो है धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? दीवानी प्रदान करने के बाद स्पेशली, तो भी सही हो जाएगा। भारत के धन का अविरल आपका प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके जो है बाद भारत को आपका पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे जो है वो धन को आर्थिक जो है भारतीय राष्ट्रीय नेताओं एवं अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। भारत में इंग्लैंड के लिए जो है वो धन का प्रभाव प्लासी के विजय के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और 1765 में सालम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करने के बाद जो धन के बहिर्गमन में आपका वृद्धि हो गई। यहाँ देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने किस जो लेखन के मामले से लोगों का ध्यान जो है जो है निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था, तो आपका इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं धन की निकासी जो सिद्धांत के जन्मदाता दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में अपना जो है मत प्रकट करते हुए यह विचार प्रकट किया कि इंग्लैंड भारत पर जो है अपनी शासन की कीमत पर भारत से धन ऐंठ रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं होगा। भारत में पहली बार जो है वो 1868 में प्रति व्यक्ति आय का जो है वो सांख्यिकी जो है वो अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, जबकि जो है वो प्रथम वैज्ञानिक अनुमान जो है वो V.K.R.V. राव द्वारा किया गया। तो इन्होंने अपनी जो है वो पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो 1901 में आई थी, में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला था तथा जो धन के बहिर्गमन की जो सिद्धांत पर सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, यानी जो है वो सिद्धांत प्रतिपादन किया था। वे 1892 ईस्वी में जो है वो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने धन के आपका जो सिद्धांत की भर्त्सना ब्रिटिश पार्लियामेंट में की और भारत का जो आर्थिक इतिहास नामक पहली पुस्तक रोमेश जो है वो चंद यानी RC 10 ने लिखा था, भारत का आर्थिक इतिहास। और मार्क्सवादी जो है वो विचारक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि आपको ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम तो दादा भाई नौरोजी ने आपका व्यक्त किया था, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि
वह आपका प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक जो निकास के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट की हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये सही हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत के जो है वो आर्थिक इतिहास पर पहले जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? यहाँ से देख सकते हैं कि आरसी 10 हो जाएंगे, रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली बार जो है वो भारतवर्ष की जो है वो औसत प्रति व्यक्ति आय का जो है वो सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये आरसी 10 यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी एंड अन ये डी हो जाएंगे आपका जो है वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी जो है वो नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी जी हो जाएंगे। सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, किसने यह आपका विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये स्पेशली कार्ल मार्क्स का वक्तव्य है। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक जो है वो आलोचक था? तो दादा भाई नौरोजी थे, जी आर सुब्रमण्यम थे, आरसी दत्त थे। तो तीनों आपके जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आर्थिक जो है भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में आपका लिखी थी। आपका इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द आपका बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया इत्यादि लेखों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे दोषपूर्ण और घातक दोहन को उजागर एवं प्रमाणित किया। द हिंदू के संस्थापक एवं संस्थापक और संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपने अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण किया था। एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त एक जो है वो प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ थे और उन्होंने भी जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की थी। इनके अतिरिक्त जीवी आपका जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले और पृथ्वी चंद्र राय ने भी इसकी आलोचना की थी। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत की सही जो है परिभाषा नीचे के किस जो है वो आपका कथन में आती है? तो ये स्पेशली भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुछ वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल आपका नहीं मिलता। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बी राइट हो जाएगा। भारत के वयोवृद्ध नेता के जो है वो आपका नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने वर्ष सर्वप्रथम 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण का उद्घाटन करते हुए आपका जो है वो धन की अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ की विस्तृत जो है व्याख्या की। नौरोजी ने अपने जो विश्लेषण में यह आपका जो है वो निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या जो है भारत का कुल जो है राष्ट्रीय संपदा उत्पादन जो है वो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है। इसके एवज में भारत को जो है कोई वास्तविक प्रतिफल या जो आय प्राप्त नहीं होती। दादा भाई नौरोजी ने आपका तर्क दिया था कि कुछ आपका जो कुछ बार अपवाहित तो हो रहा था वह संभावित अधिशेष था जिसके जो है वो आपका जिसके जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत का आर्थिक विकास संभव था। यद्यपि जो है साम्राज्यवादियों का मानना था कि भारत को व्यापक पूंजीवादी जो है वो विश्व बाजार में ले आया था तथा जो है वो अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। ब्रिटिश जो है वो सत्ता की ब्रिटिश शासन सत्ता के समर्थक सर जो है वो सैयद अहमद खान ने उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी को अनुचित माना और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की। 1892 में जो है वो दादा भाई नौरोजी को उदारवादी दल की ओर से जो है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए आपका चुना गया। उन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का नामक जो है वो संगठन की स्थापना की। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की।
यहाँ देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने प्रथम जो संपत्ति अपमान का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो बिल्कुल पहला सही है, दूसरा कथन हो जाएगा। 1896 में आपका कलकत्ता के इसके जो वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति आह्वान की आलोचना करने का संकल्प किया। तो आपका जो है क्या हो जाएगा कि दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सी जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ कथन कारण प्रश्नों को देख सकते हैं यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी ने आपका तर्क दिया दिया जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है वह जो है संभावित अधिशेष था, जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में आर्थिक विकास हो जाता। कथन तो सही है पहला। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे कि समाजवादियों का जो है वो विकास था। समाजवादियों का विश्वास था कि भारत को आपका व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले आया गया था तथा यह जो है वो अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर आपका प्रगति थी। तो दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या आपका सही नहीं है, यानी कहने का मतलब कि दोनों कथन आपका सही है लेकिन आपका जो है वो किंतु आपका कथन दूसरा आपका कथन पहले का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा कि बी आपका जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कथन दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण करा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आपका आत्मविश्वास जगाया, सही नहीं है। उन्होंने सभी जो है सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, तो ये भी सही नहीं है। तो पहला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कथन आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपका कौन जो है दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर आपका जो है वो सैयद अहमद खां थे, डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में जो उपनिवेशी आपका शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि और निधियां होम चार्जेस की संगठक थी या थी? भारत में जो पहला कथन है कि लंदन में इंडिया आपका ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यहाँ पे कि भारत में जो है वो कार्यरत अंग्रेज जो है वो कर्मचारियों के वेतन और आपका पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं भारत के जो है वो बाहर आपका हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा आपका जो प्रयोग की जाने वाली निधि, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं औपनिवेशिक जो शासनकाल में होम चार्जेज जो है वो भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। औपनिवेशिक भारत में होम चार्जेज यानी गृह शुल्कों से तात्पर्य जो है वो इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर आपका की जा रही भारत की ओर से आपका किया जाने वाला व्यय था। इसमें लंदन में जो है इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों पर लाभांश ऋण पर जो है वो ब्याज भारत में जो है वो ब्रिटिश शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदे गए सामान, भारत में जो है वो कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु अंग्रेज में प्रयोग में जो है लाई जाने वाली निधि जो इत्यादि सम्मिलित है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे होम जो है वो चार्जेस या जो ब्रिटेन में भारतीय सरकार की जो है वो खर्चे में समाई थी। ब्रिटिश से जो है भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में जो है खरीदे गए जो है वो सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के जो है वो आपका गारंटीड ब्याज और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। ऊपर आपने डिटेल देख लिया है डी, और उसी का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो कथन ब्रिटिश आर्थिक जो है नीतियों का प्रभाव नहीं था? तो भारतीय जो है वो नौसैनिकों का विद्रोह जो है वो नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश जो है आर्थिक नीतियों के प्रभावों में कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की दुर्दशा और रेलों का जो विस्तार प्रमुख है, जबकि भारतीय जो है वो सैनिकों के विद्रोह के लिए आर्थिक नीतियों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक धार्मिक कारण भी उत्तरदायी थे। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत में जो है वो उपनिवेशी काल में वेटली आयोग क्या था का उद्देश्य था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो ये स्पेशली बी राइट हो जाएगा।
यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि जेएच व्हिटले की अध्यक्षता में 1929 में लॉर्ड इरविन के समय व्हिटले आयोग का गठन किया गया। इससे जो है वो आयोग का मुख्य उद्देश्य उद्योगों और जो है वो बागानों में श्रमिकों की स्थिति एवं श्रम का उत्पादन करना था। इसके समय में 1928 ईस्वी में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का जो है गठन किया गया तथा 1931 ईस्वी में रॉयल जो है वो लेबर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यहाँ देख सकते हैं कि व्हिटली जो है वो आपका कमीशन का संबंध था तो लेबर से था, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पहला कथन है कि आपका ब्रिटिश काल में जो है वो आपका सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं धन की निकासी का स्वरूप जो है वो अप्रतिफलित निर्यात था, तो आपका दोनों कथन सही है, व्याख्या भी आपका सही कर रहा है। तो यहाँ पे ए सही हो जाए, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही का जो है वो आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में कुछ जो है वर्षों को छोड़कर के सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्योंकि चूँकि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन को अपने उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और भारत उस जो है काल में ब्रिटेन को कच्चे माल का प्रमुख निर्यातक देश था। अतः व्यापार संतुलन अधिकांश जो है वर्षों में भारत के पक्ष में रहा। दूसरी तरफ जो है भारत की धन की निकासी का स्वरूप भी एक प्रकार से अप्रतिफलित निर्यात ही था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन उनका नाम बताइए जो योजनाबद्ध आर्थिक जो है वो विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे यानी एडवोकेट भी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो अभियंता इंजीनियर थे, याद रखिएगा, एडवोकेट नहीं। यहाँ देख सकते हैं प्रख्यात जो है वो इंजीनियर, शिक्षा शास्त्री, भारत रत्न विश्वेश्वरैया देश के आर्थिक विकास के लिए योजना की आवश्यकता पर आधारित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया की रचना की थी, जो 1934 में आपका प्रकाशित हुई। उस इसमें जो है वो उन्होंने भारत के नियोजित आर्थिक जो विकास हेतु 10 वर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय जो आय को दोगुना करना, लघु और बड़े उद्योगों को विकसित करना तथा जो है कारखाना क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करना था। किस भारतीय व्यवसायी ने आपका गांधी जी के सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए जो लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया? तो घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। घनश्याम दास बिरला ने जो गांधी जी के निष्ठ आपका उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद जो पूंजीवाद का समर्थन किया। वे आपका 1932 में हरिजन सेवक संघ जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष थे। गांधी जी अपने जीवन के आखिरी 4 महीने उनके बिरला हाउस नई दिल्ली में रहे थे। यहाँ देख सकते हैं अगला। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने अपनी वैश्विक अर्थनीति की संज्ञा दी थी? तो आपका जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वैश्विक अर्थनीति की संज्ञा दी थी। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताना है कि अपने किस जो है वो कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1937 ईस्वी में जो है वो कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 ईस्वी में भू सुधारों हेतु व्यापक रणनीति तैयार की और आपका कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए। संयुक्त जो है प्रांत में 1939 ईस्वी में तथा जो है वो बिहार उड़ीसा में 1938 ईस्वी में नए काश्तकारी अधिनियम आपका पारित हुए। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है वो नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं जो है सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया, पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि हरिपुरा के जो है वो अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र जो है वो राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की थी, तो ये आपका जो है वो सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं कि मोदी सरकार आपका ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, बिल्कुल सही है।
अगला देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की, तो बिल्कुल सही हो जाएगा सारे कथन। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव आपका कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 के वर्धा बैठक में स्वीकृति आपका किया था, यानी जब स्वीकृत कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन आपका वर्ष 1938 में सूरत के हरिपुरा गांव में संपन्न हुआ। इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा जो है वो आपका अधिवेशन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बोस ने कहा, योजना आयोग के माध्यम से आपका राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेंगे और 1938 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा भी की गई थी। राष्ट्रीय योजना का जो है वो गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर एक जो है गैर संवैधानिक परामर्शदाती सभा के रूप में किया गया था। 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। यहाँ आगे देख सकते हैं, बताना है कौन सा जो है सही है। चलिए, तो स्वतंत्र भारत में जो है वो आपका भूमि सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं भूमि सुधारों का जो है प्रमुख उद्देश्य आपका सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत के जो है वो आपका भूमि सुधार कार्यक्रम में मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की चकबंदी तथा प्रति परिवार अथवा जो है प्रति कृषक भूमि का निर्धारण, मुख्यतः आपका भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण शामिल था। 1950 ईस्वी से 1960 के दशक में भू स्वामित्व के कानूनी आपका विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए थे। जिन्हें 1972 में केंद्र सरकार के जो है वो निर्देशन पे संशोधित किया गया था। तो आज जो है वो टॉपिक आपका 6 कंप्लीट होता है। प्रमुख जनजातीय और कृषक नागरिक आंदोलन को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।